अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। हम जानते हैं कि आज जो तमाम हमारे नाजरीन हैं उनका ध्यान इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है, जो एक बार फिर बारिश के बाद शुरू हुआ, उसी की तरफ होगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमें भी एक ब्रेक मिला है, कोलंबो में एक बार फिर से बारिश शुरू हुई है, तो इसलिए हम बात करेंगे जो दीगर मुल्क में मामलात हैं आइनों कानून के हवाले से और इलेक्शन के बारे में। जो बहस इलेक्शन के अराउंड चल रही थी उसमें एक इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक पोजीशन ली जा रही थी दीगर जमातों के बरक्स, और वो 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो बयान दिया है उसमें बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि वो एक कदम मजीद आगे बढ़े हैं अपने बयानिए के साथ। आप लोग जानते होंगे कि उनका इस वीकेंड पे उनका ये बयान आया था कि हमारे इत्तेहादी डर के मारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, और साथ ही उन्होंने इत्तेहादियों जमातों को मशवरा भी दिया था कि सियासत में जो डर गया तो समझो मर गया। साथ MQM के हवाले से भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी, और वो कहते हैं कि MQM बल्दियाती इलेक्शन से डर गई थी। फिर नतीजा कुछ इस तरीके से उनके लिए निकला कि मेयर हैदराबाद तो दूर की बात है, 2 टाउन भी वो PTI से नहीं बचा सके। एक और बयान भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, और वो काफ़ी हद तक हमें एक मुनफरिद बयान नज़र आता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से सवाल किया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब तो नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जवाबन उन्होंने कहा कि ये सवाल फिर आप जरदारी साहब से ही पूछें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मेरा जो बयान है, जो मैं मुतालबा 90 दिन के मुताबिक कर रहा हूँ, वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है, जैसा कि पार्टी की CEC के अंदर लीडरशिप की मुशावरत के साथ तय हुआ था। सो ये काफ़ी इसको अनयूजुअल गैर मामूली बयान कहा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें अपनी लीडरशिप के दरमियान कुछ इख्तलाफात इस तरीके से सामने नहीं आते, और ख़ास तौर पे जब शरीक चेयरमैन आपके अपने वालिद हों, जैसे बिलावल साहब ने अपने वालिद साहब के बयान को डिसोन किया है। अब जवाबन नून लीग की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कि एक काफ़ी वोकल शख्सियत हैं और तुंदो तेज़ बयानात नून लीग की तरफ से उनके तवस्सुत से ही आते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिलावल साहब सुबह इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा दें तो उनके गले में हम हार डालेंगे। और साथ इजाफा करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी इत्तेहादी नहीं थे। पीपल्स पार्टी की तरफ से मौशी अब्तरी और इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ पर कौमी हुकूमत बनाने का पर इत्तेफाक राय हुआ था। तो काफ़ी हद तक मलबा उन्होंने ये जो तमाम इक़दाम हुए हैं उसका पीपल्स पार्टी के ऊपर भी डाला। MQM की तरफ से भी इस बयान पर उनके रद्द-ए-अमल आ चुका है, और काफ़ी कुछ थोड़ा उन्होंने तंज़ी अंदाज में ही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया और कहा कि लगता है कि बिलावल को उनके वालिद साहब ने नई नौकरी पर लगा दिया है। सो ये एक सूरत हाल है जिसके अराउंड हम प्रोग्राम के अंदर ये डिस्कशन करेंगे कि क्या वाकई जो बिलावल साहब अपने वालिद साहब के बयान से इख्तलाफ कर रहे हैं, ये उनका एक संजीदा इख्तलाफ है या एक गिमिक इसको कहा जा सकता है, एक हरबा कहा जा सकता है इलेक्शन से पहले बिलावल के लिए सियासी इमेज जो उनका है उसको बढ़ावा देने के लिए। फिर क्या नून लीग को भी कोई गैर मुतवक्के खदशात हैं, क्योंकि बिलावल साहब किसी डर का जिक्र कर रहे हैं, तो अभी तक तो इलेक्शन जो है वो उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून यही मौक़िफ़ अपना रही है कि जैसे इलेक्शन कमीशन चाहे उस हवाले से ही होंगे। किस डर का बेसिकली जिक्र है, इसमें हम बात करेंगे। और ख़ुद इत्तेहाद में रहने वाली जो पीपल्स पार्टी है वो हर फैसले में शरीक थी, खा वो क्योंकि खारजा का महाज उनके पास था, लेकिन वो जो इक़्तिसादी फैसले हों या कैबिनेट में जो कुछ होता रहा, तो क्या जो खदशात हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए भी मौजूद नहीं है जिन खदशात का बिलावल साहब जिक्र करें। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब ने खिताब किया है जिसको उन्होंने खुद अलविदाई खिताब अपना करार दिया है। वो नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहे थे, उसके कुछ 1-2 निकात आपके सामने रख देती हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि हमने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए हैं, जबकि इससे पिछली बार जो है वो 18,000 तादाद थी निपटाए गए मुकदमात की। ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें, ये हमारी कोशिश थी लेकिन ये अचीव नहीं कर सके। साथ ही जो ज़्यादा अहमियत जिसको दी जा रही है उनके बयान में, वो कह रहे हैं कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आइनी मामलात जो है, आइनी मुकदमात हमारे सामने आए, आइनी इशूज़ में हमें उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी, जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। किस हद तक ये जो शिकवा वो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, और क्या चीफ जस्टिस साहब या अदालत को आइनी मामलात में उलझाया गया या ख़ुद इस उलझन का शिकार अदालत ने अपने लिए सूरत हाल को बनाया अदालती तकसीम को एड्रेस ना करके। तमाम इशूज़ जो हैं वो बहस तलब हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो फॉर सेनेटर बहरामान तंगी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमने तज्ज़िये के लिए दावत दी है आज के प्रोग्राम में आमिर ज़िया साहब को और शाहज़ेब जिलाई साहब को।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं तंगी साहब आपसे आगाज़ करती हूँ ताकि फिर जावेद साहब इस बात के ऊपर रद्द-ए-अमल दें। क्या खदशात हैं आपके इत्तेहादियों को, जिसका जिक्र बिलावल साहब कर रहे हैं, और क्या वजह ऐसे खदशात हैं जो आपको नहीं है और उन इत्तेहादियों को हैं जिनके साथ आप बराबर के शरीक थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्सा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक मुहावरा कहा है कि जो डर गया वो मर गया, तो मेरे ख्याल में इसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए। एक बात आई है और ये वाकई मुख्तलिफ मौक़े पे लोग कहते हैं, लेकिन ये जो बात की है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते हैं, तो इस पर मैं कमेंट्स करना चाहता हूँ। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी ये सोच है कि जैसे मैं इस एक पार्टी का चेयरमैन हूँ, तो बाकी पार्टीज़ भी है जो कि हम अभी रिसेंटली इत्तेहादी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी है, चेयरमैन भी है, तो वो भी अपने आप को डेमोक्रेट समझते हैं और उसने भी जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है, आइन और कानून के लिए। तो जैसे मैं डिमांड करता हूँ कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो, तो उन जमातों की जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, जो बड़े हैं, उनको भी चाहिए कि 90 डेज़ में आइन और दस्तूर को सामने रखकर इलेक्शन होना चाहिए। तो अगर हम सब एक पिच पे आ जाएं तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि हम न चढ़ाई करते हैं न इदारों की टकराव चाहते हैं, बल्कि हम सब मिलकर अगर 90 डेज में इलेक्शन का मुतालबा करें। सेनेटर साहब, खदशात इनके क्या हो सकते हैं जो आपके खदशात नहीं हैं? मेन ज़्यादा बड़े पंजाब की हद तक भी स्टेक होल्डर्स मुस्लिम लीग नून है, उनकी मुखालिफ जो जमात, आप सबकी मुखालिफ जमात है PTI, उसके हालात मुनासिब नहीं है, तो ये तो हर एतबार से उनको ज़्यादा सूट करना चाहिए ये वक्त इलेक्शन। देखिए, अभी आप इलेक्शन आपको सूट करते हैं, मुझे सूट नहीं करते हैं, बात ये नहीं है। बात यह है कि अगर आपको सूट करते और मुझे सूट नहीं करते, तो भी आइन के दायरे में उसने एक डिमांड किया है, मुतालबा किया है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो। मेरे ख्याल में इससे आगे वो नहीं बढ़े हैं कि उसने इलेक्शन कमीशन पे कोई चार्जेस लगाए हैं, उसने इलेक्शन कमीशन को कोई मोमेंटम बना रहे, आगे जाके उस तरफ भी जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम आज़ाद जमहूरियत में भी ये मुतालबा नहीं करते कि इदारे से बग़ैर गाली की, बग़ैर टकराव की, बग़ैर चढ़ाई की, तो मेरे ख्याल में वी शुड अप्रिशिएट हिज डिमांड। अब्बासी साहब अप्रिशिएट करेंगे या आप लोग ये समझते हैं कि आपको पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सिंगल आउट कर रहे हैं, बिलखुसूस आप लोगों को, जब वो इत्तेहादी करके बात करते हैं और डर गए की बात करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ मौके पर आपकी जमात बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करती हुई नजर आती है कि इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इस इलेक्शन अगर ये डिले हुआ तो ये तमाम उन सियासी जमातों की वजह से है जो PDM की हुकूमत में थी, जिसमें हम भी शामिल थे और जिसमें तगी साहब की हुकूमत पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, क्योंकि कैबिनेट ने पहले मंजूरी दी और उसके बाद CCI की जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उन्होंने आखिरी मीटिंग में खुद ये फैसला किया है कि जो सेंसस की रिपोर्ट थी उसे उन्होंने नोटिफाई किया है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोविजन है कि जब आप सेंसस की रिपोर्ट को नोटिफाई करेंगे तो उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा। काश बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त अपने चीफ मिनिस्टर को कहते कि आपने इस रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल अपना स्टैंड ले लेना है कि इस रिपोर्ट को नोटिफाई न करें, बल्कि इनके कहने में ये रिपोर्ट नोटिफाई हुई है। वो अपने कैबिनेट के वज़रा को कहते कि आप अपनी कैबिनेट मीटिंग में कहेंगे बात कि हम ये रिपोर्ट नोटिफाई नहीं करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान के बच्चे को पता था, हम सबको पता था कि अगर ये रिपोर्ट नोटिफाई की गई है सेंसस की, तो इसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगरचे ये ज्यादती हुई है, मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, इलेक्शन 90 डेज के अंदर ही होने चाहिए थे, यही तरीका था, यही हाल है पाकिस्तान का। लेकिन बहरहाल वो प्रोसेस तो अब इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दिया है। जितनी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग पे आती है, लेकिन अब्बासी साहब पीपल्स पार्टी बात करती, तमाम सियासी हो सकता है ये एहसास अब्बासी साहब उनको अब हुआ हो, जब उनको नजर आ रहा है कि निगरा इस किस्म का सेटअप लाया गया है कि बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, जितना एयर टाइम और जितनी तवज्जो इस निगरा सेटअप को मिल रही है हमने इस मुल्क की तारीख में नहीं देखा। दूसरी तरफ आप देखिए पंजाब के जो निगरा प्राइम मिनिस्टर वजीर आला है, उनको भी मुकम्मल तौर पे एक मुंतखब वजीर आला के तौर पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है पीपल्स पार्टी को ये देखकर अब ज्यादा एहसास हो रहा हो कि फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आप लोगों को नहीं हो रहा। नहीं, अगर ये एहसास पीपल्स पार्टी को होता तो जब 2 प्रोविंसेस में असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, वो गलत थी या ठीक थी, तो फिर पीपल्स पार्टी उस वक्त कहती कि पंजाब में इलेक्शन करवाए जाए। पीपल्स पार्टी कहती कि खैबर पख्तूनख्वा में 90 डेज के इलेक्शन कराए जाए, तो आप मैं उनकी बात मानता कि उनका स्टैंड बड़ा जस्टिफाई करता। उस वक्त तो इन्होंने कोई इकदाम नहीं किया और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ
कि 2 प्रोविंसेस बगैर असम्बलीज के चलते रहे। मेरी नज़र में केयर टेकर हुकूमत होती 90 डेज के लिए है। 90 डेज के बाद मेरी नज़र में आइन में मुझे कहीं कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती कि 90 डेज के बाद केयर टेकर हुकूमत को आगे किस तरह वो जारी रख सकता है अपना काम, कि उनको तो एक खास मैंडेट दिया गया था कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर दे या असम्बली डिजॉल्व हो जाए और केयर टेकर सेटअप आ जाए, उनका सिर्फ एक मकसद होगा कि वो उस सूबे का हो या नेशनल असम्बली का हो, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और घर चले जाएं। ये बड़ी कंट्रोवर्सी है कि 90 डेज के बाद वो मैंडेट किस तरह उनको दिया गया, क्या उस वक्त की पार्लियामेंट ने कोई कागजात के जरिए उन्हें दिया है, क्या किसी अदालत ने उनको दिया है? ये बड़े सवाल थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी अब सबको उठानी पड़ेगी। एक दूसरे पर ये जिम्मेदारी डालना हमारे ये रिवाज हो गया है, बड़ी बदकिस्मती हो गई है कि हम अपने वोटर को सेटिस्फेक्शन के लिए एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं। ये अगर इलेक्शन डिले हो रहे हैं, जो हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी सियासी जमातों को बार आगे चलकर सारी सियासी जमातों को उठानी पड़ेगी। अगर वो ये रिपोर्ट नोटिफाई ना करते तो फिर ये जस्टिफाई होता कि इलेक्शन 90 डेज के अंदर होने चाहिए थे। ठीक, आमिर साहब, आपके ख्याल में बिलावल साहब के जो बयानात हैं, पहले तो इलेक्शन वाला जो है इस हवाले से बात कीजिएगा कि ये एक संजीदा उनका कंसर्न है इख्तिलाफ के तौर पे वो जो सामने रख रहे हैं, या फिर महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है? इलेक्शन आने वाला है और हम जानते हैं कि सियासी जमातें कुछ ना कुछ बयानियां बिल्ड करने की कोशिश करती हैं। मुझे इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चीज़ नजर नहीं आती, क्योंकि अमलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब उनके वजीर आला सिंध ने इस बात का उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि जी नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे, तो एक बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि उसके बाद इंतखाबात में ताख़ीर होनी थी। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब जो इनको एज आफ्टर थॉट आ रहा है, मतलब डिलेड उनको आया कि जी अब मैं जमहूरियत की चैंपियन बन जाऊँ, 90 रोज़ के इंतखाबात की बात करूँ, तो इनको 90 रोज़ के इंतखाबात पंजाब में तो याद नहीं आए थे, और 90 रोज़ के इंतखाबात KP के लिए भी याद नहीं आए थे, और यहाँ पर खुद उनकी पार्टी ने जो है उसके ऊपर कंसेंट दिया, हामी भरी। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ने कुछ अपनी किसी चीज़ पे वो नाराज है, किसी चीज़ पे बरहम है, जिसका वो इजहार कर रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस बयान की सूरत में। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? एक तो ये कि जाहिर है कि वहाँ पे जो सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हैं उससे वो लोग इतने खुश नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, बहुत ही एंट्रेंच पार्टी है सिंध के अंदर। और जब वो ये देखते हैं कि अगर जो उनका सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत अगर शिकस्त रेस का शिकार है, हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन सिंबॉलिकली उनको अगर ये एहसास हो रहा है तो उस पर जरा सा वो नाराज हैं। फिर एक सिंबॉलिक अलामती तौर पर कुछ एंटी करप्शन की भी बातें हो रही हैं, लोग तो उस तरह से नहीं हो रही कि लोग तवक्को करेंगे जी वाकई क्रॉस द बोर्ड बदनवान लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन वहां पर भी पीपल्स पार्टी समझ रही है कि पुश बैक थोड़ा सा आ रहा है और उनके खिलाफ आ रहा है। उनको लग रहा है कि जी बाकी जो लोग हैं अलाइज थे PDM के, नून लीग के साथ तो नहीं हो रहा और किसी के साथ तो नहीं हो रहा, हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो ये भी बरहमी की वजह है। तीसरा मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो हुक्मरान अशराफिया है या जो PDM की मादी की जमातें हैं, उस किस्म की बहस करके नॉन इशूज को जो है, मैं इसको नॉन इशू यूं कह रहा हूँ कि इंतखाबात 90 रोज में हो, 120 रोज में हो, फर्क कुछ पड़ता नहीं। अगर जनवरी या फरवरी के मिड में अगर हो जाते हैं क्या होगा उससे? बात ही कि इस मुल्क के जो ज्यादा सुलगते हुए मौजूआत हैं, हम और आप उस पर तो बात नहीं करते, हम महंगाई पे बात नहीं करते, हम PDM गवर्नमेंट के मजमूई फेलियर पे बात नहीं करते जो गवर्नेंस का और इकोनॉमी का था, हम ये बात नहीं करते कि जी हमारे यहाँ मुल्क में जमहूरियत कैसे कमजोर हो रही है, किस तरह से चीजें जो है मतलब है कि आप जो है ग्राउंड को कंसीड कर रहे हैं। हम नॉन इश्यूज पे बात करने के लिए मुझसे ज्यादा वक्त सर्व कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि इनकी जो इस वक्त इख्तिलाफात हैं, लोग समझते हैं जी पीपल्स पार्टी मुकाबला नून लीग आ जाएंगे, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब है कि अंदर से आप देखिएगा, अगर हंग पार्लियामेंट होगी तो फिर दोबारा ही गले में बाहें डाल के दूसरे की बैठे हुए होंगे। तो और बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपके ख्याल। जी आमिर साहब, अगर आप मुकम्मल कर चुके हो सर, अगर आप मुकम्मल कर चुके हो तो आपकी बात को से यही लगता है कि बज़ाहिर सिर्फ आप मुकम्मल कर लिया आमिर साहब, मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। मैं आखिरी बात ये करूंगा, फिर देखिए असल जो है कि जरदारी साहब ज्यादा तजुर्बेकार भी जीरक भी है, उन्होंने उस चीज को बैलेंस किया जो उनकी पार्टी में रज़ा रब्बानी की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से आ रहा था। 90 रोज का एक हम गर्दान सुन रहे थे, तो जरदारी साहब ने उस चीज को शूट डाउन किया और उन्होंने बताया कि जी प्रैग्मेटिक रियल पॉलिटिक्स के अंदर जो है मतलब है कि एक नई डिलिमिटेशन भी होनी है और मईशत पे भी तवज्जो देनी है, और जो भी उनका आपने बयान में दोहराऊंगा नहीं, तो वो तमाम का तमाम अलाइन करते हैं अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे के साथ, ठीक है ना। और आप देखिएगा कि आखिर में आखिरी तजज़िये में जाकर जो जरदारी साहब की पॉलिटिकल लाइन होगी वो प्रिवेल करेगी। और अच्छा, और आखिरी एक जुमला और, मैं इस तरफ ही लेके जाती हूं, रुस्तम और सोराब का ड्रामा नहीं हो रहा,
बाद लोग समझ रहे हैं कि पहले भी समझा था जब बिलावल साहब सियासत में आए थे कि बिलावल बमुकाबला जरदारी साहब होंगे, ऐसा नहीं हो रहा। रुस्तम और सराब का ड्रामा नहीं स्टेज हो रहा कि बाप बेटे एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगे। ये जो है एको वही बात मैं बहुत दिलचस्पी रखती हूं इसमें। जी जी, तो मैं अगर आप इजाजत दें आमिर साहब, मैं जिलानी साहब की तरफ, ये बहुत दिलचस्प बात जिलानी साहब ज़रूर है, क्योंकि हम बहुत कम ऐसा देखते हैं कि बल्कि पार्टीज़ के अंदर अपनी सीनियर लीडरशिप की बात से भी ओपनली इख्तलाफ नहीं किया जाता इतना खुलकर। कुछ हमारे ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हैं जो इस हद तक जो है वो इख्तियार रखते हैं कि वो टॉक शोज़ में भी इख्तलाफ करें, लेकिन ये जो अपने वालिद साहब की बात से इख्तलाफ किया है, ये गुड कॉप बैड कॉप की एक पॉलिसी जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से कही जाती थी, वो पीपल्स पार्टी ने अडॉप्ट किया, या वाकई बिलावल साहब इतने गट्स रखते हैं कि वो पार्टी को जमहूरी तर्ज पर लेके चलें और जो सी में फैसला हुआ उसी के साथ खड़े रहें? अब साहब, आपके प्रोग्राम में दो तो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के। वो ज़्यादा जानते हैं कि उनके अंदर फ़ैसला करने का जो कल्चर है या वो कैसे फ़ैसले होते हैं, कौन करता है। जहाँ तक हमारी मालूमात है और जितना हमने ऑब्ज़र्व किया है, तो ये पार्टियां भले डेमोक्रेसी की बात करें, लेकिन अंदर फ़ैसला जो है वो जो भी इनके कायद हैं वही करते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो लंदन में बैठे हैं, फ़ाइनल कॉल वो करते हैं। यहाँ पे आसिफ जरदारी साहब करते हैं, पीटीआई में इमरान खान करते थे। और जो भी ये कहते हैं कि सीईसी है और सीईसी का फ़ैसला है, हमने देखा है कि वो सीईसी में जब डिस्कशंस होती हैं तो क्या बात होती है, किस तरह कितना दम होता है लोगों में कि वो पार्टी लीडर को जो है अगर क्वेश्चन करें या चैलेंज करें या दूसरा नुक्ता नज़र पेश करें। हमारे यहाँ जनरली हमारी जो सोच है वो जमहूरी उस लिहाज से नहीं है कि हम अप्रिशिएट करें कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आए। ये जो बिलावल साहब और आसिफ साहब की आप बात कर रही हैं, देखिए बिलावल साहब एक दूसरी जनरेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल वो अपने वालिद साहब के मातहत चल रहे हैं, उनके वालिद साहब का तजुर्बा ज़्यादा है, उन्होंने जेलें काटी हैं, वो इस मुल्क की सियासत को समझते हैं, इस मुल्क की रियासत को समझते हैं। बिलावल साहब जो है वो एक यंगर जनरेशन की एस्पिरेशंस को भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो आखिरी खिताब था नेशनल असम्बली में, उसे भी ना भूलें, जब उन्होंने कहा मियाँ नवाज शरीफ से और आसिफ साहब से कि खुदारा ये सियासत को थोड़ा चेंज करें ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर हम उसी तरीके से करते रहे पॉलिटिक्स जो 90s में थी या उसके बाद रही है, तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से उनमें एक ये एस्पिरेशन ज़रूर है, लेकिन जिस तरह कोई भी बड़ी कंपनी होती है, ख़ानदानी कंपनी होती है, और जब नई जनरेशन आती है तो चीज़ें जब हैंडओवर होती हैं उसमें टाइम लगता है, ये ओवरनाइट नहीं होता, इसमें कभी कभी साल लग जाते हैं। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि आसिफ साहब, जैसे अभी आमिर ने भी कहा कि वो प्रैग्मेटिक हैं, वो ज़ीरक हैं, उनको पता है कि इस मुल्क में सियासत मुफाहमत के आगे कैसे लेके चलनी है। बिलावल साहब भले अपने आप को थोड़ा सा असर्ट करें, उन्हें करना भी चाहिए और ये एक हेल्दी चीज़ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन मुराद अली शाह साहब ने जाके वहाँ अपना वोट दे दिया CCI में, उस दिन पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि वी विल गो विद द स्टेट। और जो भी स्टेट की प्रायोरिटीज़ हैं, उन्हें ये टाइम क्यों चाहिए? देखें ना, आइनी तौर पे तो 90 डेज़ में होना चाहिए, लेकिन उनको टाइम चाहिए, उनको PTI को हैंडल करना है, उन्हें दूसरे मामलात करने हैं, तो उनको एक जवाब, कानूनी जवाब प्रोवाइड करना था, जिसमें नून लीग तो बिल्कुल आगे है, पीपल्स पार्टी भी जो है वो ना चाहते हुए भी उसके साथ साथ चल रही है। सेनेटर बैरमन साहब, अगर ये नौजवानों के दरमियान, क्योंकि बड़ा एक खला है इस वक्त जो नौजवान के साथ कनेक्शन है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का, और बिलावल साहब यकीनन एक यंग पॉलिटिशियन हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। अब यूथ तो आगे से ये, क्योंकि बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड यूथ है हमारे मुल्क की और बहुत इन्फॉर्म्ड भी है, सो वो तो ये सवाल उठाएंगे कि आप पार्टी के चेयरमैन होकर, इतने बाख्तियार शख्सियत होकर, आखिरी अपनी स्पीच में भी पार्लियामान के बाहर ये कह रहे थे कि हमारे पार्लियामान के अंदर जो स्पीच की कि हम हमारे लिए और मरियम साहिबा के लिए कोई अच्छी सियासत विरसे में नहीं छोड़ कर जा रहे, और इदारों को डोमेन में रखने के हवाले से भी हाथ उठा लिए उन्होंने। तो ये तो उनकी वीकनेस नहीं जाहिर करते ये बयानात उनके, बजाय इसके कोई नौजवान उनसे इंस्पायर हो उनकी इस गुफ्तगू से। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 87 में शहीद बीबी ने यूथ बनाए हैं, पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले पीपल्स फेडरेशन है। तो हमारे 2 विंग्स हैं और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नौजवानों के लिए, अगर आपको याद है
1988 में जब इलेक्शन हुआ और शहीद बीबी 88 का दौर मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो जब और ना ही इस मुल्क की 70% आबादी को याद है। बीबी प्राइम मिनिस्टर बनी तो यूथ एक मिनिस्ट्री भी बनाई थी, जिसके सिंध से एक मिनिस्टर बनाया था। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने हमेशा यूथ के लिए सोचा है और यूथ के लिए काम करे और यूथ को पॉलिटिकल एजुकेट भी करते हैं। हमारी एजुकेशन होती हैं, हमारी स्टडी सर्कल में लेक्चर्स होते हैं और इसी वजह से पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स फेडरेशन, मैं 1980 में कॉलेज से मैंने पीपल्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से आगाज़ किया है, जो 38 ईयर्स के बाद मुझे। लेकिन ये गए ज़मानों की अच्छे दौर की बात मैं आता हूँ। अब तो अपने चेयरमैन कह रहे हैं अभी जो बात आपने की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लास्ट स्पीच में जो विरासती सियासत की बात की है, देखिए यही वो पॉइंट है उसकी यूथ के लिए कि हम 90s के और 80 की सियासत अभी हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक एग्रेसिव रोल प्ले करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ यूथ, फॉर द सेक ऑफ दिस पार्लियामान। कि पार्लियामान में जैसे शहीद बीबी हमेशा अपोजिशन लीडर को उसका स्टेटस, अपोजिशन जमातों को उनके स्टेटस देते थे, लेकिन 18 के बाद ही पता चला ओनरशिप भी तो बीबी लेती थी हर काम की। अब ये तो नहीं है कि वो जो अपना बयान दे रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमतें होती हैं अशराफिया जमातें, बाकी पार्टीज को अशराफिया जमातें कह रहे हैं, अपने आप को सिंगल आउट कर रहे हैं, हालांकि उसी इत्तेहाद के अंदर बैठे हुए थे। देखिए कभी कभी अल्फाज का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि लीडर की सोच क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मैंने बहुत करीब से मैं जानता हूँ उसको, उसके दिल में बहुत तड़प है। बिलीव मी, मैं नहीं कि मैं पीपल्स पार्टी का सेनेटर हूं, लेकिन उनकी सोच ये है कि हम आज़ाद माहौल में सियासत करें, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करें, हम जमहूरियत को मजबूत करें, हम पार्लियामान को मजबूत करें। क्या किरदार अदा किया, ये सवालिया निशान है। मैं अब्बासी साहब की तरफ क्योंकि उनको जाना है, मुझे एक मिनट दे दी। वो ये चाहते कि रिवायती सियासत हम न करें, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होते हुए वो बहुत ज्यादा पोलाइट सियासत चाहते हैं, वो सियासत में दुश्मनी नहीं चाहते हैं और वो जमहूरी निज़ाम को मजबूत देखना चाहते हैं। फिर उसकी मैं आप दोबारा जब आपकी तरफ आऊंगी मैं जरूर ये जानने की कोशिश करूंगी कि उसके लिए कम से कम बिलावल साहब का अभी तक का जो करियर है उसमें खुद उन्होंने क्या किरदार अदा किया। अब्बासी साहब, जो बिलावल साहब की गुफ्तगू है उसमें उन्होंने कहा कि अशराफिया जमातें हुकूमत में होती हैं तो अपने सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाती हैं। ये बुनियादी तौर पर वो ज़्यादातर नज़र आता है कि आपकी जमात के तरफ भी इशारा कर रहे हैं या सिर्फ शायद आप लोगों की तरफ ही कर रहे हैं। खुद को जब आज अवाम के सामने इलेक्शन में जाने से पहले वो अवामी पार्टी के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए अमली तौर पर भी वो अवाम के दरमियान जा रहे हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप ना अवाम के दरमियान है बल्कि ना उस मुल्क के अंदर मौजूद है जिसके अंदर वो सियासत करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आना चाहते हैं वापस। तो डिस्कनेक्ट तो है जिसका फ़ायदा आपकी जो दीगर सियासी जमातें मुखालफिन वो बआसानी उठा सकती हैं। मुझे एक तो यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उनको ये राइट और हक हासिल है कि वो कोई भी राय कायम करें, कोई भी बयान दें, और अगर वो अपनी जमात के मतलब या पाकिस्तान के मतलब या पाकिस्तान के लोगों के मतलब एक कोई हकायक बताना चाह रहे हैं तो ये फैसला तो अवाम ने करना है कि उन हकायक में क्या कितना वजन था, क्या वो जो कह रहे थे वो लोग समझ पाए हैं, क्या जो मैसेज उन्होंने दिया वो मैसेज पूरी तरह कन्वे हुआ है। और इसमें भी दूसरी राय नहीं है कि सियासी जमातों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि जमातों को आप बैठकर उन चीज़ों को देखना चाहिए। अब सियासी जमातों के फैसले भी जो हैं वो जमातों को करते हुए अपनी पार्टीज के बहुत सारे लोगों को इस बात में शामिल करना चाहिए और जमातों को ये भी देखना चाहिए क्या वो जो फैसले कर रहे हैं वो वक्त अब नहीं रहा कि वो अगर कोई क्लोज डोर में बैठकर फैसला करेंगे। अल्टीमेटली फैसला अवाम में जाना है और अवाम में इस पर बहस होगी, मीडिया है, सोशल मीडिया है, वक्त बदल गया है, तो वो तो मैं उस पर ज़्यादा, चूँकि तनवीर साहब बैठे हुए हैं, वो बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू है, डायरेक्ट उनको ही चाहिए कि वो कमेंट्स करें। जहाँ तक मामला है जी इलेक्शन का सियासी जमातों की, ये चॉइस सियासी जमातों के पास नहीं होनी चाहिए, ये सियासी जमातों से पूछकर इलेक्शन कमीशन को फैसले नहीं करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का अदारा बनाया इसीलिए गया था, आइन में इस अदारे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इसलिए दी गई थी कि जब कोई असेंबली टेन्योर पूरी करे, असेंबली डिसॉल्व हो जाए, वो उस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। अगर सारी सियासी जमातें भी एक तरफ होकर कह दें कि जी हमारी तैयारी नहीं है तो आप इलेक्शन मुलतवी करें, इलेक्शन कमीशन को उनकी ये बात नहीं सुननी चाहिए। कोई सियासी जमात के पास ये ना सिर्फ मैंडेट है ना चॉइस है। हाँ, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट अनाउंस कर दे इलेक्शन की, जब भी वो करेगा सियासी जमातें जरूर उतरेंगी, वो अपने प्रोग्राम लेके जाएंगी, वो अवाम के पास जाएंगी, अवाम को बताएंगी, अपनी कारकर्दगी भी बताएंगी कि हमने क्या क्या किया है, और अवाम का जो अभी जब इस वक्त सख्त गुस्सा है उसका भी सामना करेंगी। उसके बाद पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला करना है कि वो किस जमात को अपना मैंडेट देना चाहते हैं, वो किस जमात
से ये क्या चाह रहे हैं कि वो आकर दोबारा इस मुल्क के मसाइल का हल करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सारी जमातों को ये अख्तियार दिया जाए कि वो अपनी कंपेन करें, वो खुलकर कंपेन करें और बार फैसला पाकिस्तान सारी जमातों की जब आप बात करते हैं तो आय साहब आप पीटीआई की भी बात करते हैं समेत पीटीआई, आप कहते हैं कि सबको एक जैसे। जी जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो भी पाकिस्तान की उसमें सियासी जमात है। अगर तो उनका कोई ऐसा जुर्म है, अगर उनके कोई ऐसा कानून के ज़िम्मे में कोई ऐसी चीज़ आती है, अगर कानून को उनके लिए रुकावट बनता है या कोई आइन उनके लिए रुकावट बनता है या कोई अदालत उनको कोई बारे में कोई फैसला करती है तो उसके बारे में आइन और कानून ही तो रुकावट बना करता है, जिस टाइम नवाज शरीफ साहब के रास्ते में बना था। भाई साहब मुझे शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हम कि आपकी मसरूफियत है इस प्रोग्राम के बाद एक ब्रेक की तरफ जाते नाज़रीन, जब वापस आएंगे चीफ जस्टिस साहब ने भी कुछ इज़हार ख्याल आज किया है, उसको भी हम डिस्कशन में लेके आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आमिर साहब एक आपसे कमेंट लूंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू की तरफ, लेकिन जो बिलावल साहब ने बात कही है कि ये अशराफिया की जमातें हुकूमत में होती हैं तो सरमायादारों को दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो ये आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि असल में अशराफिया कौन है यहाँ पर जब वो अशराफिया की बात करते हैं, क्योंकि जब अवाम देखे तो वो किस एतबार से जज करे। बज़ाहिर नज़र आता है कि तमाम लोग ये अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं। कि पहली बात हुई कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो प्रोलेटारिया की जमात नहीं है। प्रोलेटारिया से मुराद मजदूरों की, मेहनत कशों की। अगर हम क़यादत की बात करें उस पर उनका मैं कहता हूँ कि हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं, पीटीआई, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोई भी और जो इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी है अपने आप को कहती है, उसका क्लास कैरेक्टर कमोबेश वही है। उसमें वही जागीरदार हैं, उसमें वही सरमाएदार हैं, उसमें वही पैसे वाले लोग हैं, सरदार आ जाते हैं ट्राइबल एरियाज के, और हाँ तबरुक के तौर पे कुछ ना कुछ मतलब है डाल देते मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों को भी। तो लेकिन ओवरवेलमिंग जो क्लास कैरेक्टर है वो एक है, और उस क्लास कैरेक्टर के अंदर जो रूलिंग फैमिली है हर पोलिटिकल पार्टी की, हत्ता कि हमारी मजहबी जमात JUIF जो है उसमें भी आप देखें कि खानदान ही की वो है हुक्मरानी है, वो खानदान जो है उसके ऊपर चल रहा होता है। हमारे यहाँ दिलचस्प बात ये हुई है कि हमारा जो जागीरदार है वो सरमाएदार बन गया है और सरमाएदार ने जागीरें खरीद ली हैं, तो ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा, और जो फिर हम कहते हैं जब इलीट कैप्चर की हम बात करते हैं, हुक्मरान अशराफिया की बात करते हैं, उसमें फिर तमाम तबके जो है वो चला रहे हैं अवामी के क्राइटेरिया पे कोई नहीं पूरा होता है ना, वो शिकायत है लोगों को कि जनाब इलीट कैप्चर है। अब आ जाते हैं ये वाली बात के मतलब है जो मुझे याद है कि नौजवानों के लीडर हैं बिलावल भुट्टो साहब, हो सकता है मतलब है वो खुद नौजवान आदमी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कोई भी सियासी जमात जो है वो 21वीं सदी के पाकिस्तान से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही है, और 21वीं सदी जो है वो किसी और आहंग में चल रही है, और इनका आहंग वही 20वीं सदी का है। मुझे इत्तेफाक हुआ था जब सिंध हुकूमत ने अभी पिछले दिनों पाबंदी उठाई यूनियंस के ऊपर से, आपको याद होगा, उसके बाद इन लोगों ने जलसा किया, एक तकरीब की आर्ट्स काउंसिल कराची में, ठीक है ना, बिलावल भुट्टो साहब भी थे, मुराद अली शाह साहब भी थे, मैं भी कहीं से लुढ़कता हुआ पहुंच गया था वहां पे देखने के लिए। तो वहां पे PSF के बच्चे, यंगस्टर्स जो थे, सिंध पीपल्स यूथ के जो नौजवान थे, वो तकरीरें कर रहे थे अपनी लीडरशिप के सामने। अब उनका पूरा जोर ये था कि हम लोग कितना इस खानदान के साथ लॉयल हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं 80s के अंदर में खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हुआ करता था, 80s में ज़ियाउल हक साहब के दौर में, तो मुझे उस जमाने के जलसे में और इस जमाने के जलसे में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, और वही जज्बाती बातें थी, उसके अंदर वही चीजें हो रही थी, और जो कहते हैं ना कि जो सियासी कारकुन को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो कुछ मतलब अपने शऊर की बात करे, वो आपको नजर नहीं आ रही थी। हमारे यहाँ जो बड़ी सियासी जमातें जिन पे खानदान मुसल्लत हैं, वो शौदाले के चूहे बुनियादी तौर पे तैयार करते हैं, कि उनकी जो वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, वो किताबें नहीं पढ़ते, वो ये नहीं पढ़ते कि जनाब अगर फर्ज उस जमाने के हम लोग एक्टिविस्ट होते थे बाएं बाजू के, तो हम मौदूदी साहब की किताब भी पढ़ा करते थे, हम जो थे परवेज साहब की किताब भी पढ़ते थे, हम आयतुल्लाह खुमैनी की चीजें भी पढ़ते थे, अली शरीयती को भी पढ़ा करते थे ना। पार्टीज की आपकी बात में ऐड करते हुए आमिर साहब, इस हद तक हमें एक वो भी नजर आती है जो एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल और इनसिक्योरिटी है कि जिसकी वजह से इस क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल भी जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो बड़े मोहतात अंदाज में सब लोग गुजर बसर करते हुए हमारी पॉलिटिक्स में हमें नजर आते हैं। मैं सेनेटर साहब, अब चीफ जस्टिस साहब ने आज गुफ्तगू की और बड़ी उनकी बातें अहम हैं, वो ये शिकवा कर रहे हैं कि हमें एक तो आईनी मामलात के अंदर उलझाया गया पिछले कुछ अरसे में, दूसरा वो कहते हैं मासूमाना
अंदाज में मैंने ये बात कही गुड टू सी यू, और उसको बड़ा गलत रंग दिया गया और उनका सियासी जमातों की तरफ ही उनका इशारा था और सबकी तरफ से उस पर बहुत तबसरा हुआ। उनका आज का खिताब सुनकर तो हमें लग रहा है कि उन्होंने बड़ी टफ कंडीशंस के अंदर जो है वो काम किया है। जस्टिस बंदियाल की हफ्सा, मैं समझता हूँ कि ये उंगलियाँ क्यों उठती हैं, इसलिए कि एक दिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बीमार थे, तो उसके वकील ने जज साहब को कहा कि वो बीमार है, तो उसके बारे में फ़ैसला दिया कि एम्बुलेंस में ले आए, एम्बुलेंस में पेश करें। तो यही वो बात है कि यहाँ वहाँ पे एक लीडर को एम्बुलेंस में पेश करने के लिए हुक्म दे रहे हैं और यहाँ पर उनको वेलकम करते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर तो ऐसा नहीं चलेगा ना कि आप दोनों को कंपेयर करके आप इस बात को जस्टिफाई करें। दूसरी बात यह है कि जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने गिला किया कि मुश्किल हालात में हमने हज़ारों केसेस भी लड़े। दो बातें थी, एक पंजाब की हुकूमत में जो 20 MPs ने वोट डाला और उसको डिस्क्वालीफाई भी किया और उसके वोट को भी गिनती नहीं की। मैंने कभी नहीं सुना है 44 साल में, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ लेकिन मैंने नहीं सुना है। और दूसरी बात कि जब तमाम पार्टीज ने, बार काउंसिल ने मुतालबा किया फुल कोर्ट का, उसको नहीं माना गया। और फिर उसके बाद अगर फुल कोर्ट का मुतालबा मान लेता, फिर फैसला जो आता 5-4 का, 6-7 का, 8-2 का, फिर वो तमाम पॉलिटिशियन मान लेते। तो मेरे ख्याल में लेकिन सेनेटर साहब, कसर आप लोगों की तरफ से, तमाम जो पार्टीज थी उनकी तरफ से भी तो नहीं छोड़ी गई। हमने कभी सिटिंग जजेस के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू नहीं सुनी जो बिलखुसूस नून लीग की तरफ से की गई। लेकिन आप लोग भी जो एक गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्डेड ऑडियो थी उसकी बेसिस के ऊपर उनके ऊपर जिस किस्म के बराह रास्त इल्जामात लगाए गए, तहम्मुल का मुजाहिरा तो चीफ जस्टिस साहब ने किया है। तहम्मुल मैंने आपको अभी भी कहा ना कि हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जुडिशरी मर्डर को भी बर्दाश्त किया है, हमने चढ़ाई नहीं की। लेकिन जजमेंट पे बात करना तो हमारा फर्ज है ना, जजमेंट पे बात करना हम सबका फर्ज है, आपका भी और मेरा भी है। मेरे लीडर ने तो 20 साल के बाद जब उनको पाकिस्तान के तमाम जो पॉलिटिकल ये अदालतों ने बाइज्जत बरी किया, 14 साल जेल में रहे, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई के चेयरमैन को चोर चोर कर डाकू डाकू कहते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो क्या जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद किया है अपने इस दौर का जिसमें वो चीफ जस्टिस रहे, उससे इत्तफाक करते हैं आमिर साहब और शाहजेब साहब, इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद चीफ जस्टिस ने जो आज गुफ्तगू की है और ख़ुद उन्होंने कहा कि ये उनका अलविदाई खिताब है, तो बड़ी अहमियत की हामिल है जो उन्होंने बातें की हैं, जहां उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से बड़े अच्छे कलिमात का इजहार भी किया। वहीं पर उन्होंने अपने कुछ शिकवे भी सामने रखे। शाहजेब साहब, ये जो आज गुफ्तगू की है चीफ जस्टिस साहब ने, दुरुस्त है उनकी तरफ से ये बातें कहना कि हमारे सामने बहुत सारे आईनी मामलात रख दिए गए, लेकिन एक दूसरी तरफ जो तनकीद कुछ हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, एक जो दोबारा से पीटीआई के हलकों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जिस हद तक इन्हिसार उनके ऊपर था उस हद तक वो बात नहीं, तो अब जो वो आईनी फैसला केसेस लेके आने का शिकवा कर रहे हैं, ये भी बात होनी चाहिए इस टाइम पे कि वो जो अदालत की हुक्म अदूली होती रही उसके हवाले से कोई बहुत बड़ा फैसला या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई भी नहीं कर सके जवाबन। अब सर, ये जो आज का जो इजलास था, ये एक रिवायत है कि जब अदलिया का नया साल शुरू होता है तो चीफ जस्टिस अपने आने वाले साल के लिए जो भी उनके टारगेट्स होते हैं, एम्स होते हैं, उस पर वो बात करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके को बज़ाहिर लगता है कि यूज़ किया अपनी अलविदाई स्पीच देने के लिए। हालांकि इसके लिए उनके पास मौका है जुमेरात को, जब फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाता है नामज़द चीफ जस्टिस की तरफ से, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर येस नहीं कहा है कि वो होगा या नहीं। आज की जो उन्होंने स्पीच की, ज़ाहिर है कि उन्होंने अपना डिफेंस किया, लेकिन इवन दो ये उसका मौका नहीं था, लेकिन इसमें जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनको मौका नहीं मिला कोई बात करने का, क्योंकि हमें ये पता है कि जब फुल कोर्ट रेफरेंस होता है तो जो तकारीर होती हैं वो सिर्फ वो अंजुमन सताइश बाहमी नहीं होता, उसमें क्रिटिकल चीज़ें भी डिस्कस होती हैं। और मैं ये कहूँगा, देखें, बतौर पाकिस्तानी हम ये जानते हैं कि अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो इसे जमहूरी रास्ते पे चलना है। जमहूरी रास्ते पे चलना है तो हमें आज़ाद अदलिया चाहिए, हमें ऐसी अदलिया चाहिए जिसका वक़ार बुलंद हो, हमारे जजेस की जो है
हम दिल से रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल, और फिर बात इस नहज के ऊपर भी पहुंची कि ये मुतालबा ओपनली और ये सवाल उठने लगा कि आखिर वो फुल बेंच बना दें ताकि ये तमाम बहस ही ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें आज तक नजर नहीं। आमिर साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट्स क्या होंगे सर? कैसा रहा जस्टिस बंदियाल का ये दौर, बिलखुसूस जो पीटीआई, क्योंकि बहुत पोलिटिसाइज भी कर दिया गया उनको, वो पीटीआई के हवाले से था, तो उनकी उम्मीदें जो है वो लगता है पूरी नहीं हो कर सके वो। दूसरा जो अब मैं चाहूँगी आप ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट करें कि अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे उनके लिए बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये आईनी मामलात जो अदालत के रूबरू लाए गए या फिर ये तकसीम अदालती, इसको कम करना? देखिए, अफसर साहब बात की है कि पाकिस्तान में मुनसिफ होना, चीफ जस्टिस होना या जज होना सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आसान काम नहीं है। हमारी बहुत ही पोलराइज सोसाइटी है और हमारी पूरी सियासत, हमारे इदारे जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हुए थे पिछले चंद साल में, हमने देखा। तो उसमें यकीनन जो बंदियाल साहब की लेगेसी है उसमें एक तो आपने देखा कि हुकूमत भी नाराज उनसे, इस्टेब्लिशमेंट भी इतनी खुश नहीं थी, और अब जाते जाते ज़ाहिर है कि जो पीटीआई ने उनसे उम्मीदें वाबस्ता की थी वो भी पूरी नहीं हुई। अच्छा, बहुत सारे मामलात वो कि जिनको पार्लियामेंट पे तय होना चाहिए था या सियासी प्लेयर्स के दरमियान बैठकर तय होना चाहिए था, वो जब अदालत में गए तो जाहिर है कि लोगों को अगर उनकी पसंद का फैसला नहीं मिलेगा तो अदालत को, उस जज को, उस सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाएंगे, जो कि हमारे यहाँ बनाया गया। बड़ी अफसोसनाक बात है ये। अब इसमें हम जज होके नहीं कह सकते कि जी वो गलत थे ये सही थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा किसी भी मुल्क में बनना जो है बहुत ही नुकसानदेह होता है और पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जब गोइंग फॉरवर्ड आपने बात की कि जी काजी साहब, काजी फाइज ईसा साहब के सामने क्या चैलेंजेस आएंगे, उनको ये एक कंटिन्यूएशन मिलेगा, तसलसल मिलेगा उस पोलराइजेशन का। उनसे बहुत सारे लोगों को वाबस्ता हूँ ये उम्मीद है कि जनाब उन्होंने बड़ा अपराइट किरदार अदा किया माजी में, हमेशा बड़ी दो टोक बात की, और लोग तवक्को करेंगे कि उसी तरह से ये उस चीज को कंटिन्यू करें। हमारी जो मतलब है ये हुकूमत हो या हमारे जो इदारे हैं वो समझेंगे कि जनाब जो उनको लगता था कि जुडिशल क्राइसिस आया हुआ है मुल्क के अंदर, और वो क्राइसिस इस वजह से है कि जी उनकी मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, तो उनकी जो तवक्कुआत है क्या काजी साहब पूरी उस पर उतरेंगे? मुझे जरा सा शक व शुबा है उस मामले में, क्योंकि बहुत ही इंडिपेंडेंट माइंडेड शख्स हैं और ये नहीं होता कि लोगों के आने जाने से कानून बदल जाते हैं और अदल का म्यार बदल जाता है। तो उम्मीद ये करनी चाहिए वाइल विशिंग हिम गुड लक कि वो जो भी फैसले करें आईन और कानून, जाहिर है वो तो मुकद्दम है और उसी के हवाले से करेंगे भी, लेकिन अवाम को बहुत उम्मीदें हैं। वही समझते हैं कि जनाब जहाँ पे हमारे इदारे, हमारी पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी करती है कि जो कहते हैं ना एंटी पीपल होते हैं और उसमें अवाम को गुजर नहीं होता, वहां पे वो फिर अदालत के पास जाते हैं, तो वो रोल ये लोग अदा करते हैं। और बड़ी एक थिन लाइन भी होती है। आमिर साहब, आपकी बात को ऐड करते हुए मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगी। आमिर साहब, सॉरी कता कलामी की माजरत हो गया मेरे पास, लेकिन यकीनन आवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस तरफ भी नज़र रखी जाती है जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं इंसाफ फराहम करने वालों के, कि उनको इस बात से कोई फिक्र नहीं होती कि किस सियासी जमात की ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और किस हवाले से उन्होंने अपने फैसले किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के सियासी हवालों से देने हैं, बल्कि इंसाफ के हवाले से कहा जाता है कि ना तो जज देखता है ना सुनता है, बल्कि सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया सेंटर बैरामन तंगी साहब, आमिर ज़िया साहब, शाज़ेब जनाई साहब और जावेद अब्बासी साहब भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए। आप सबके कीमती वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, आइंदा आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि आने वाले चीफ जस्टिस के लिए चैलेंजेस क्या उनको दरपेश होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।